हेलो दोस्तों। तो आरो यारो 2023 के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। और पहली क्लास में हम लोगों ने आरो यारो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। और उसी सिलेबस में जो सामान्य हिंदी और आलेखन का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें जो पहला प्रश्न था वो क्या था, अपठित गद्यांश के ऊपर। तो अपठित गद्यांश में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि अपठित गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन होता है अपठित गद्यांश का सारांश लिखिए। और तीसरा टॉपिक होता है जो अपठित गद्यांश में रेखांकित अंश होते हैं उनकी व्याख्या आपको लिखनी होती है। तो आज इस कोर्स की दूसरी क्लास के तहत हम लोग अपठित गद्यांश के शीर्षक का चयन कैसे करें ये समझने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों के पास इस चीज के नोट्स पहले से ही पहुंच चुके हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक ये तो समझ ही लिया होगा कि मतलब मोटा मोटा बेसिक चीजें समझ ली होंगी कि शीर्षक क्या होता है, सारांश क्या होता है, रेखांकित अंश क्या होते हैं, व्याख्या हेतु उसमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं पीडीएफ में, आपने उनको भी पढ़ा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तो यहाँ पर सारी चीजें आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपने पहले से अगर उस पीडीएफ को, मैं कहूँगा दिशा निर्देश वाली अपठित गद्यांश की जो पीडीएफ है उसे अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा तो यहाँ पर आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत से लोगों को अपठित गद्यांश के संदर्भ में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि बहुत बार वो गद्यांश को भी समझ नहीं पाते हैं। अब ये चीज भाई तभी दूर होगी जब आप लोग लगातार प्रैक्टिस करोगे। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अगले सप्ताह से आंसर राइटिंग भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वहां पर जब आप लगातार किसी चीज का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें आपके हाथों में आ जाएंगी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपठित गद्यांश। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन यही होगा कि ये जो अपठित गद्यांश होता है ये आखिर होता क्या है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसको समझा जा सकता है। इसके आगे एक शब्द लिखा है, ठीक है। और शब्द क्या है, अपठित। अपठित का मतलब होता है जो आपने पहले ना पढ़ा हो। तो ये एक ऐसा गद्यांश होता है जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और ये जो गद्यांश होता है ये किसी कवि की रचनाओं में से उठा लिया जाता है, किसी साहित्यकार का जो साहित्य होता है उससे कुछ उठा लिया जाता है, किसी लेखक के लेख होते हैं, ठीक है, किसी लेखक के कुछ भाव विचार होते हैं, उनमें से कहीं से भी कोई अंश उठा लिया जाता है जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होता है, पहले कभी नहीं पढ़ा होता है। इसीलिए इसको अपठित गद्यांश कहते हैं। और इसी तरीके का एक अपठित गद्यांश आपके पेपर में भी दिया जाएगा। और फिर सबसे पहला जो क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलेगा वो आएगा कि उपरोक्त अपठित गद्यांश का शीर्षक लिखिए, यानी कि ऊपर दिए हुए गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो देखो, शीर्षक को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ना तो आपसे ये पूछा जाएगा वहां पर कि अपठित गद्यांश क्या होता है, वो तो मैंने आपको एक बेसिक जानकारी के लिए बता दिया, ना ही अपठित गद्यांश की परिभाषा लिखने को आएगी। तो हम लोग टू द पॉइंट होके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे ताकि आप बिल्कुल सटीक तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी कर पाए। तो वहां पर पूछा क्या जाएगा, पूछा यह जाएगा कि अपठित गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि शीर्षक आखिर होता क्या है। तो खैर ये तो नहीं पूछा जाएगा कि शीर्षक क्या होता है, लेकिन अगर आपको एक बेहतर शीर्षक चयन करना है तो आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर शीर्षक क्या होता है। अब देखो, शीर्षक में आप देखेंगे कि जो मूल शब्द है वो है शीर्ष। मूल शब्द क्या है, शीर्ष। शीर्ष का मतलब आप समझ ही गए होंगे, सर्वोच्च, जो सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो आपको इसे अपठित गद्यांश के संदर्भ में कुछ इस तरीके से समझना है कि अपठित गद्यांश के जो भाव
और विचारों के नेतृत्व को करने वाला कोई शब्द हो, उसे ही क्या कहेंगे? शीर्षक कहेंगे। अब देखो, मान के चलो कोई आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसमें क्या क्या होता है? उसमें कुछ भाव होंगे लेखक के, ठीक है, और क्या होंगे? कुछ विचार होंगे, ठीक है, यही चीजें तो मेन होती हैं। मान के चलिए आपके सामने कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो आप उसके भाव को ही पकड़ने का तो प्रयास करते हैं कि किसी, मान के चलिए किसी साहित्यकार ने कुछ लिखा है, तो आप उनकी लाइनों में क्या देखेंगे कि इसका भाव कैसा है और जो साहित्यकार के विचार हैं वो कैसे हैं। तो ये किसी अपठित गद्यांश के दो मेन पक्ष होते हैं, भाव और विचार, और इन्हीं का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई शब्द होगा, ठीक है, कोई एक या कुछ शब्दों का समूह। शीर्षक कोई बहुत बड़ा भी नहीं होता है, खैर उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि अपठित गद्यांश के भाव और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द या फिर शब्द समूह, अपठित गद्यांश के भाव और विचारों को प्रदर्शित करने वाला या उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई शब्द या फिर शब्द समूह जो होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो आपको पता चल गया कि आखिर शीर्षक क्या होता है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी समझने का प्रयास कीजिए। मान के चलिए मैंने यहाँ पर आपसे बोला है कि अपठित गद्यांश के भाव और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द या फिर शब्द समूह। अब देखिए, जो व्यक्ति या फिर कोई यहाँ पर शब्द है, जैसे मैं व्यक्ति के तौर पर तुलना करूं, तो जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, तो उसमें उस संगठन के जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, तो सभी भाव विचार उसमें शामिल होंगे। इसी तरीके से जो शीर्षक होता है, उसमें गद्यांश के सभी भाव विचार शामिल होना चाहिए। और शीर्षक क्या होता है? ये भाव विचारों का केंद्रीय बिंदु होता है, ठीक है। क्या होता है? भाव विचारों का केंद्रीय बिंदु होता है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, आप लोग इतना समझिए कि जो शीर्षक होता है वो गद्यांश के भाव और विचारों का केंद्रीय बिंदु भी होता है। अब यहां पर आपने देख लिया अपठित गद्यांश क्या होता है और शीर्षक क्या होता है। अब देखो, शीर्षक जो होना चाहिए, मैं आपको ये भी बता दूं, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए कैसा? सटीक। और कैसा होना चाहिए? और होना चाहिए सार गर्भित, ठीक है। सार गर्भित, जो अपने आप में बहुत सारा सार समाये हुए हो, ठीक है। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सटीक। ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा करके वहां पर लिखकर चले आए जिससे गद्यांश के भाव और विचारों का प्रतिनिधित्व दिखता ही ना हो, ठीक है। तो आपको हमेशा वहां पर यह समझना है कि जब भी आप शीर्षक चयन करें, और उसके बाद ये जरूर देख लें कि जो मैंने चयन किया है, क्या वो गद्यांश के अनुरूप सटीक है, क्या सारगर्भित है, यानी कि उसके भाव और विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या यही एक शब्द है। तो इस तरीके से आप अपने मन में भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं, जिससे आप एक बेहतर शीर्षक को वहां पर चयनित कर सकें, ठीक है। उसके बाद आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अब ये तो सब पता चल गया कि भाई शीर्षक कैसा होना चाहिए या फिर शीर्षक क्या होता है, सटीक सारगर्भित होता है, लेकिन अपनी उत्तर पुस्तिका में हम कितने शब्दों को शीर्षक बना सकते हैं, ठीक है। तो शीर्षक देखो, पहले तो अगर आप समझे तो जितना छोटा होगा शीर्षक उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। और अगर उसमें कुछ और शब्दों का समूह आ भी रहा है, तो आप मान के चलिए 4 से 5 शब्द पर्याप्त होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा लंबा आपका शीर्षक नहीं होना चाहिए, तभी वो शीर्षक सटीक दिखेगा, सारगर्भित दिखेगा, ठीक है। तो शीर्षक आप 4 से 5 शब्दों से ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि शीर्षक छोटा से छोटा हो
और हो सके तो वो ज़्यादातर एक शब्द का भी हो सकता है, एक या दो शब्दों का हो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये हो गई शीर्षक की शब्द सीमा। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा आपके सामने उठता है वो क्या उठता है? वो उठता है कि आखिर शीर्षक का चयन कैसे करें। कोई गद्यांश आपको दिया जाएगा और जब आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत बार होता है कि आप सोचते हैं कि कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे कि हम बड़ी ही आसानी से उस गद्यांश के शीर्षक को पता कर सकें। तो अब शीर्षक चयन को लेके आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी है। जैसे कि मान के चलिए कोई गद्यांश आपको ये दे रखा है, ठीक है, तो आप जब भी शीर्षक चयन करने चलें तो आप क्या करें, सबसे पहले तो अपना फोकस पहली लाइन पर डालें। ठीक है, और बहुत बार ऐसा प्रायः देखने को मिलता है कि पहली ही लाइन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शीर्षक बनने की काबिलियत रखते हैं। बहुत बार जो गद्यांश होता है वो कुछ ऐसे शब्दों से शुरू होता है, वो तुरंत पकड़ में आ जाता है कि पूरे गद्यांश के जो भाव और विचार हैं वो पहली लाइन में दिए इस शब्द पर ही निर्भर कर रहे हैं, यानी कि ये शब्द पूरे गद्यांश के भाव विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पहला आपका जो फोकस होना चाहिए वो गद्यांश की पहली लाइन पर, और दूसरा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए गद्यांश की अंतिम लाइन पर। बहुत बार जो गद्यांश होता है उसमें क्या होता है कि अंतिम लाइन में जब वो खत्म हो रहा होता है गद्यांश, तो कुछ ऐसा शब्द या फिर शब्दों का समूह प्रयोग कर दिया जाता है जो पूरे शीर्षक के भाव और विचारों का निचोड़ होता है, तो वो भी शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी अगर इन दोनों में आपको शीर्षक नहीं मिल रहा है तो फिर आप एक चीज पर फोकस करेंगे कि क्या कोई ऐसा शब्द तो नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति हो रही हो। ठीक है, आप तुरंत चेक करेंगे कि कोई एक ऐसा शब्द तो नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, तो बार बार रिपीट हो रहा हो। अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो शब्द उस गद्यांश का केंद्रीय बिंदु होगा। ठीक है, तो वो भी आपका शीर्षक हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले तो आप फोकस करेंगे पहली लाइन पर, फिर अंतिम लाइन पर, और अगर इनमें से आपको शीर्षक नहीं मिलता है तो उन शब्दों पर जाएंगे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर जिन शब्दों का, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एक तो गद्यांश आपको मिल सकता है कि बहुत बार कुछ रिपीट हुआ हो। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी दूंगा। या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा जरूर होता है कि जैसे मान के चलिए दुख के ऊपर बात की गई, ठीक है, सुख के ऊपर बात की गई, क्रोध के ऊपर बात की गई, साहित्य के ऊपर बात की गई, तो ऐसा तो होगा। अगर ये केंद्रीय बिंदु रख के इनके ऊपर बात की गई है तो ये चीजें कहीं ना कहीं रिपीट होंगी। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे क्रोध का प्रभाव हो गया, साहित्य का दायित्व हो गया, सुख का इच्छा, ऐसे करके बहुत सी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ आप जोड़ के गद्यांश के भाव विचारों के अनुरूप बहुत आसानी से इसको शीर्षक बना सकते हैं। तो पहली लाइन पर फोकस करेंगे, फिर अंतिम लाइन पर करेंगे, फिर उन शब्दों को चेक करेंगे जिनकी पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन हो रहा है, और कोई एक ऐसा शब्द जरूर पकड़ने का प्रयास करेंगे जो केंद्रीय बिंदु बन सकता हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बात किसकी की गई, हो सकता है दुख की बात की गई हो, सुख की, क्रोध की, साहित्य की, फिल्मों की, पत्रिकाओं की, किसी की भी बात की जा सकती है। ठीक है, तो वो आपको पकड़कर चलना है। तो ये तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तो आप शीर्षक को बड़ी ही आसानी से चयनित कर लेंगे। बात बाकी देखो, मैं सीधा बता दूं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके प्रैक्टिस पर। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। जैसे आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ग्रुप में कमेंट भी किया है, ठीक है, कि कैसे करें, बड़ी समस्या हो रही है। अभी तो कुछ लिखवा ही नहीं गया है। जब प्रैक्टिस आपसे करवाई जाएगी तो फिर आप धीरे धीरे चीज़ों को लिखना सीखेंगे। और कहीं ना कहीं जो मेंस परीक्षा है उसमें अभी मान के चलिए 6 से 7 महीने का बहुत अच्छा खासा टाइम
बचा हुआ है। तो 7 महीने में अगर आप लगातार अभी से लिखने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप पूरी तरीके से परीक्षा के समय तक मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि शीर्षक का चयन कैसे करें। अब एक मुद्दा उठता है कि आखिर आपने शीर्षक का तो चयन कर लिया, तो किस तरीके से आपको इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, तो ये चीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मैं हेडिंग यहां पर डाल देता हूं, शीर्षक को अपनी उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखें। अब देखो, बहुत से लोग नए होंगे तो उनको एक चीज बता दूं, शायद पुराने वाले ये चीज वो जानते हों, लेकिन सभी के लिए एक चीज है कि जितना आपको उत्तर सटीक लिखना जरूरी है उतना ही उसको सही तरीके से लिखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बढ़िया शीर्षक तो छांट लिया लेकिन कहीं भी कुछ भी गंदी राइटिंग में ऊट पटांग कहीं भी लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपके नंबरों में कटौती देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा के लिए अपनी राइटिंग को बहुत शानदार कर लीजिए, जितना मतलब हो सकता है, और चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से एक साफ स्वच्छ तरीके से वहाँ पर लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको एक अच्छी मार्किंग मिल सके। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उत्तर पुस्तिका जो दी जाती है इस तरीके से ऐसी उत्तर पुस्तिका होगी। बाद बाकी एक चीज़ की मैं जानकारी और दे दूं, अगले सप्ताह से जो आंसर राइटिंग कराई जाएगी उसके लिए आप ये वाली पुस्तिका ही, उत्तर पुस्तिका ही मार्केट से लेके आएंगे। अगर आप ब्लैंक पेपर पे ऐसे ही कुछ लिख के देंगे तो हम लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको बिल्कुल उस तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से परीक्षा हॉल में आपको उत्तर लेखन करना है। तो यहां पर मान के चलिए आपको ये चीज मिली, ये थोड़ा छोटा बन गया, इसको बड़ा करते हैं। इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। ऐसे करके आपने मान के चलिए हेडिंग डाली, शीर्षक, ठीक है, और फिर इसी के सामने आपको जैसे मान के चलिए आपने लिखा क्रोध का प्रभाव, ये आपका हेडिंग थी। ये तो चलो बड़ा निकल गया, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे लिखेंगे आप, और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको आप बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहां पर लिखना है। ध्यान रहे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी इसे लगाने का प्रयास मत करें क्योंकि ये किसी कथन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप अपना शीर्षक लिखेंगे, इस तरीके से हेडिंग रहेगी। ठीक है, और इसी के आगे जो ये क्रोध का प्रभाव है इसी के आगे लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। अब देखो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं, एक दो, उसके बाद आंसर राइटिंग में तो आपको लगातार सीखने को मिलेगा ही। बाद बाकी आंसर राइटिंग में आपका व्यक्तिगत मूल्यांकन होगा और जो फीडबैक होगा वो भी व्यक्तिगत तौर पर होगा। ये कोर्स में आपको सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि ऐसा नहीं कि हम कोई एक कॉमन मैसेज ग्रुप में डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी कॉपी पर्टिकुलर चेक होगी और फिर आपको बताया जाएगा कि आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं और आगे आपको किस तरीके से करना है। खैर वो चीजें आंसर राइटिंग के समय आएंगी। यहां पर हम लोग देखते हैं एक गद्यांश को जिसका शीर्षक आप लोगों को ढूंढना है। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़िए मेरे साथ साथ। फिल्म हमारे जन जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिल्मों के अनेक छोटे बड़े रूप थिएटर में, टीवी सीरियलों में या अन्य छोटे बड़े साइबर स्टेज पर दिखाई देते हैं। युवा वर्ग इनके आकर्षण में तेजी से घिरकर अपने मार्ग से भटकता जा रहा है। अगर हम कहें कि युवाओं में सिगरेट और शराब का शौक फिल्मी नायक को पर्दे पर देखकर पैदा हुआ तो यह कुछ गलत नहीं होगा। और युवाओं की बात ही क्या करें, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी इनके शिकार होते जा रहे हैं। फिल्मों के इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति निर्माताओं और समाज
दोनों को सचेत रहना होगा। तो ये आपका एक गद्यांश है, इसका शीर्षक आप लोगों को चयन करना है। अब देखो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि आपको पहली लाइन में देखना है, तो बात यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचनी ही नहीं है, आपको सीधा सीधा पता चल गया इसमें बात की जा रही है फिल्मों की। फिल्मों ऐसे करके देखेंगे कि आप रिपीट भी हो रहा है फिल्म, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये तो पता चल गया कि इसमें जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या है, वो है फिल्म। केंद्रीय बिंदु क्या है, फिल्म है, फिल्मों की बात की जा रही है। और अब यहां पर भाव को समझने का प्रयास कीजिए लेखक के। लेखक का भाव क्या है, पॉजिटिव नहीं जा रहा है लेखक यहां पर फिल्म के लिए, लेखक जा रहा है नेगेटिव की ओर, ठीक है। यहां पर आप कैसे देखेंगे, नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है और वो कह रहा है कि युवा वर्ग इन फिल्मों के कारण अपने मार्ग से भटकता जा रहा है। सिगरेट और शराब का जो शौक युवाओं में है वो फिल्मी नायकों को देखकर ही लग रहा है। और युवा क्या, युवाओं के साथ साथ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी फिल्मों के नकारात्मक प्रभाव से शिकार हो रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव का शिकार उन पर नकारात्मक प्रभाव का क्या कहेंगे, शिकार हो रहे हैं, ठीक है। और फिल्मों के इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति निर्माताओं और समाज दोनों को सचेत रहना होगा। तो अब फिल्मों की बात की गई है और फिल्मों की कैसी, नकारात्मक, ठीक है। तो यहां पर फिल्म और फिल्मों के नकारात्मक प्रभाव की बात की गई है, ठीक है। तो अब यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिल्मों का नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज समझना है, जैसा कि मैंने बोला था कि जो शीर्षक होगा वो कैसा होगा, सटीक और सारगर्भित। तो अब आप बुद्धि लगाइए थोड़ी सी कि इसको और ज्यादा सटीक बनाया जा सके। तो ये बन सकता है फिल्मों का, आप ऐसे लिखेंगे ना, फिल्मों का नकारात्मक प्रभाव। अब आपको भी पता है कि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपने आरो यारो के प्री में एक चीज टॉपिक में देखी होगी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अब आप मुझे ये बताइए कि नकारात्मक प्रभाव को हम लोग एक बहुत अगर सटीक शब्दों में लिखें तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे दुष्प्रभाव, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव की जगह हम लोग एक शब्द यूज कर सकते हैं, क्या, दुष्प्रभाव। तो अगर इस अपठित गद्यांश का शीर्षक हम फिल्मों का दुष्प्रभाव लिख दें तो ये पूरी तरीके से सटीक होगा, क्योंकि यहाँ पर फिल्म केंद्रीय बिंदु है और जो भाव हैं, भाव कैसे हैं, फिल्मों के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाने वाले। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, फिल्मों का दुष्प्रभाव। और यही आपको अगर कॉपी में लिखने के लिए आ जाता है तो आप इसको कैसे लिखेंगे ये मैंने बता ही दिया। एक हेडिंग डालेंगे बढ़िया सी यहाँ पर, शीर्षक, और फिर लिख देंगे यहाँ पर फिल्मों का दुष्प्रभाव, और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देंगे। और अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको बहुत बेहतर अंक मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो गया। अगला उदाहरण भी देख लीजिए आप लोग, एक और मैं करवा देता हूं, ठीक है, फिर तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। तो इसको पढ़िए, व्यक्ति के जीवन में क्रोध की बड़ी भूमिका होती है। छोटी छोटी बातों से लेकर गंभीर बातों पर लोग प्रायः क्रोधित होते दिखाई देते हैं। दुर्वासा एक ऐसे ही क्रोधी ऋषि थे। कुछ लोग मानते हैं कि क्रोध जितना नुकसान क्रोध के कारण को पहुंचाता है, उससे कहीं ज्यादा क्रोध करने वाले को। लेकिन सामाजिक जीवन में क्रोध के अनेक फायदे भी दिखाई देते हैं। राम ने रावण पर भी क्रोध किया था, पांडवों ने कौरवों पर क्रोध किया था, किंतु यह क्रोध व्यक्तिक ना होकर समाज में न्याय, मानवता और मर्यादा की स्थापना करने के लिए था। इसी प्रकार गांधी और भगत सिंह के क्रोध ने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश कर दिया, बल्कि देश प्रेम और आत्म
बलिदान की नई परंपरा भी खड़ी की। तो अब आपको देखो इतना तो पता चल गया कि इसमें बात किसकी की जा रही है। केंद्रीय बिंदु क्या है, क्रोध, और भाव क्या है, क्या दिखाने की प्रयास किया जा रहा है कि क्रोध के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्रोध, जितना नुकसान क्रोध के कारण को पहुंचाता है उतना नुकसान क्रोध करने वाले को। ठीक है, इसके प्रभाव की बात की गई है। लेकिन सामाजिक जीवन में क्रोध के अनेक फायदे भी दिखाई देते हैं। अब देखो यहां पर क्रोध के दोनों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पर यहाँ पर भाव बनता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो लेखक ने कह दिया कि इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, दूसरा ये भी कह दिया कि क्रोध के अनेक फायदे भी दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल भी दे दिया कि भाई पांडवों ने कौरवों पर किया, राम ने रावण पर किया, गांधी भगत सिंह ने अपना ब्रिटिशर्स पर किया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर किसकी बात की जा रही है, क्रोध के प्रभाव की, और प्रभाव दोनों तरीकों का दिखाया जा रहा है। तो अगर हम इतना यहाँ पर लिख दें, क्रोध का प्रभाव, ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सटीक शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो टेक्निक लग रही है, टेक्निक वही है कि जो क्रोध शब्द है वो बार बार रिपीट हो रहा है और यही केंद्रीय बिंदु है। और क्रोध का प्रभाव अगर हम लिख दें तो इस गद्यांश के भाव और विचारों का पूरी तरीके से निचोड़ इन दो शब्दों में, क्योंकि का तो सिर्फ जोड़ने वाला एक वो हो गया, क्रोध और प्रभाव, इन दो शब्दों में पूरा गद्यांश का भाव और विचारों का निचोड़ है। तो ये आपका हो गया क्या, अपठित गद्यांश के शीर्षक का चयन कैसे करें। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आप इस क्लास को एक दो बार रिपीट मोड पे देख लीजिए, साथ ही साथ आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं, आप उनको एक दो बार पढ़ लेंगे, और जब लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीजें आपके टिप्स पर होंगी। बात बाकी एक चीज और बता दूं, देखो जितनी भी, जैसे मान के चलिए निबंध है, अपठित गद्यांश है, यानी कि जिनमें आपको खुद की बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि अपठित गद्यांश जब भी आपको मिलेगा आप यकीन मान के चलिए वो ऐसा मिलेगा कि वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। ठीक है, वहां पर रिपीटेशन का कोई चांस नहीं होता है कि आप प्रीवियस ईयर लगा के चले गए तो आपको वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब तक आप अपने अंदर लिखने की और किसी गद्यांश के भाव और विचारों को समझने का खुद से प्रयास नहीं करेंगे, ये क्लास आप कितनी भी देखती रहें आपको परेशानी वहां पर होगी। तो जरूरी ये है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो अब देखो अगली जो आपकी यानी कि तीसरी क्लास आएगी वो आएगी कि अपठित गद्यांश के सारांश को कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर उसी क्लास में। आप लोग लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए।